हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 8, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिटेल में सीखने वाले हैं। ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, राइट। हमने सारे बैकग्राउंड नॉलेज कवर किया हुआ है, राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, लिमिटेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आ चुका है, राइट। हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को डिटेल में कवर किया है। आज के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में कवर करेंगे, राइट। सारे फुल कॉन्सेप्ट्स समझेंगे, क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट, कब होता है डिस्प्लेसमेंट, कब नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ समझेंगे। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है वो भी सब समझेंगे, राइट। और एक कॉन्सेप्ट आएगा व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये आपको समझाया जाएगा। हम रिएक्टिविटी सीरीज समझेंगे क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का काफी यूज है डिस्प्लेसमेंट में। इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि क्यों रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये चैप्टर 3 में अगेन ये डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बताया गया है, राइट। और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का ट्रिक भी बताया गया है, निमोनिक्स बताया गया है। सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो डिस्प्लेसमेंट के होंगे कवर्ड होंगे, एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज कवर्ड रहेंगे, प्रीवियस के बोर्ड क्वेश्चन। और हाँ, एक बोनस टिप मिलेगा आपको इसमें, इस लेक्चर में, कि राइटिंग न्यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो आपके बुक्स में एग्जांपल्स हैं, और उसके अलावा भी आप चाहो तो खुद से नया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे लिखोगे वो भी सिखलाया जाएगा। ओके, तो अब एक नए टाइप का रिएक्शन समझते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। हमने फिर देख लिया डिकम्पोजिशन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू, डिकम्पोजेज इनटू मल्टीपल सब्सटेंसेस। ये थर्ड टाइप का है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहा है? When one element displaces or replaces another element in a compound। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई एलिमेंट A है और ये रिएक्ट करेगा जैसे किसी कंपाउंड जिसमें B और C है, तो इस केस में जो A है, A B को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, राइट। और B की जगह पे A आ गया, तो इसको क्या बोले? A ने B को डिस्प्लेस कर दिया या A ने B को रिप्लेस कर दिया। सो बेसिकली A इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ B इन दिस कंपाउंड। तो क्या बन जाएगा अगर ऐसा हो? तो देखो आप, ये AC हो जाएगा, राइट, AC, और ये B निकल गया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड से दूसरे किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, रिमूव कर दे, रिप्लेस कर दे, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, ये देखो पोटेशियम, और अगर कोई कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड, ये बनाता है KCl प्लस सोडियम बाहर रह गया, तो क्या हो गया? इसमें देखो अब, इसमें Na था और K था, राइट। K ने Na को हटा दिया और इसकी जगह ले लिया, तो क्या बन गया? ये KCl प्लस Na, राइट। Na निकल गया यहां से। ओके, कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक कंपाउंड है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, और ये सोडियम के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम इसमें Mg को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, तो यहां पे Na सोडियम सल्फेट बनेगा।
क्या बनेगा यहाँ पे? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4 प्लस Mg बाहर आ गया। अभी देखो यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये निकला इसकी जगह पे आ गया तो एज इज आ जाएगा। हमेशा जो कंपाउंड बनेगा उसमें वो उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, उसमें जो चार्ज होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो यहाँ पे NaSO4 नहीं बनेगा। यहां पे ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि Na ने मैग्नीशियम को रिप्लेस किया और उसकी जगह ले लिया तो NaSO4 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ये नहीं होता है, राइट? क्या होता है? Na2SO4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि Na पे +1 चार्ज होता है, SO सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो इसका दो यूनिट लगेगा इसके एक यूनिट के साथ। या ऐसे भी करते हो आप, एरो लगाया, इसका 2 इसमें गया, इसका 1 इसमें गया, Na2SO4। तो जो फॉर्मूला बनेगा, राइट, वो उनके चार्ज के अकॉर्डिंग बनेगा कि उस पर चार्ज कितना है, उसकी वैलेंसी कितनी है, वैसे बनेगा कंपाउंड। बस डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं आप यहाँ पे इसको हटा दिया, इसकी जगह पे लगा दिया। यस, ये इसको यहाँ पे पुश कर रहा है और इसको हटा रहा है, इसका जगह लेना है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, बट डिस्प्लेस करेगा केमिस्ट्री के रूल से। केमिस्ट्री का रूल क्या है कि वो जो भी चार्ज होंगे उसके अकॉर्डिंग कंबाइन करेंगे, किस रेशियो में। अगर Na पे +1 है, इस पे -2 है, तो Na2SO4 बनेगा, NaSO4 नहीं बनेगा। और Mg निकल गया। इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझाया चुका है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह को ले लिया। ये देखो वही हुआ है। ओके, और दूसरी पॉइंट क्या है इसमें? दूसरी पॉइंट ये कही जा रही है कि ये एक्सोथर्मिक होता है। ये जितने भी रिएक्शन देख रहे हो इस टाइप के होंगे, तो यहां पे प्लस हीट, इसमें हीट रिलीज होगा, ये एक्सोथर्मिक होता है। ये क्यों होता है हम ये कवर करने वाले हैं, आगे इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। बट ब्रॉडली आप ये समझ लो, ये रिप्लेस करके जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जो क्या हो रहा है देखो, आप इसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे NaCl था तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कुछ बॉन्ड होगा, यहाँ KCl बना तो पोटेशियम एंड क्लोरीन के कुछ बॉन्ड है, तो नया बॉन्ड जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो वीक है। तो इसको हम समझेंगे आगे। अभी आप डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन समझो कि हो क्या रहा है, मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो कैसे हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है और ऐसा कंपाउंड बनाता है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो इससे निकल जाता है। तो ये बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आप सोचोगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, राइट, और कौन किसको नहीं करेगा। तो उसके लिए अभी बताऊंगा आपको कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं मेटल चैप्टर 3rd चैप्टर में, बट इसका यहाँ पे यूज है तो इसलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से। तो ये देखो, जो पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, ये ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से। जैसे आप नीचे जाते हो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, राइट, ऊपर जाते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, एज यू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे रिएक्टिविटी नीचे घटता जाता है। अब रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी का मतलब ही ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। ये बॉन्ड ज्यादा बनाना चाहता है, राइट, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, राइट। ये जब पोटेशियम अगर यहाँ पे है और सोडियम है तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा रिएक्ट करके किसी कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ फटाफट ये मिलना चाहेगा। रिएक्टिव का मतलब कि ये जल्दी किसी से मिलना चाहेगा। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो
उतना ज़्यादा रिएक्शन करेगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है जल्दी से। तो ये देखो, ये इसमें मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने जो एग्जांपल भी लिखा था पिछले स्लाइड पे, उसमें क्या लिखा था कि पोटेशियम प्लस NaCl ये क्या बना रहा था, KCl प्लस Na, KCl प्लस Na ये लिखा था। तो इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, एक कंपाउंड है NaCl, तो इसमें सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाया हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। बट पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मेरा मॉलिक्यूल बने, मेरा कंपाउंड बने, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो मैं जाकर रिएक्ट करूंगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को पुश कर देता है, हटा देता है, और खुद जाके क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, तो ये KCl बन गया और सोडियम निकल गया। जो कम रिएक्टिव था वो निकल जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव वाले बॉन्ड बना लिए। तो ये होता है इसकी कहानी कि इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बॉन्ड बनाएगा, तो वो कम रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ओके, अब है कि हम इसे याद कैसे रखें, राइट? हम इसे याद कैसे रखें? देखो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड काफी कम रिएक्टिव होते हैं, हमें पता है, राइट? अब इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, कैसे याद रख सकते हो। चलो एक स्लाइड बना लेते हैं। क्या था, यही था, सॉरी, या ओके, ओके। अच्छा, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बट इसके बाद ये, इसके बाद क्या है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ओके, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, राइट? इतने सारे हो गए, इतने सारे हो गए, तो याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक निमोनिक्स या याद रखने की ट्रिक होती है, वो आपको बताता हूं। अगेन ये मेटल चैप्टर में बहुत डिटेल में फिर से पढ़ाया जाएगा। आप ऐसे याद रखोगे, काना, काना कैमेल, CAMEL, काना कैमेल जिल है। क्या बोलते हैं? काना कैमेल जिल है। क्या याद रखोगे आप? काना कैमेल जिल है, काना कैमेल जिल है। ओके, ये है। कौन है, कौन है आगे आओ। ओके, कौन है आगे आओ। अब देखो, काना कैमल जिल है, राइट? ये देखो, काना का के से क्या है, के पोटेशियम, ना सोडियम, कैल्शियम, कैमल का एम क्या है, मैग्नीशियम, एल काना कैमल एल्युमिनियम, जिल का जेड जिंक, आई आयरन, Fe, एल लेड, बीवी लेड है का हाइड्रोजन। ये देखो, तो काना कैमल जिल है, काना कैमल जिल है से पूरा इसका आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, कहीं भूलोगे नहीं। आप 3-4 बार बोलने की कोशिश करना, काना कैमल जिल है, काना कैमल जिल है। ओके, और कौन है आगे आओ, कौन, Cu कॉपर है, मर्क्यूरी Hg आगे, इसमें Ag भी है आगे, Ag आओ, Au गोल्ड। तो ये आप याद रखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होता है, राइट? काना कैमल जिल है, कौन है आगे आओ, बस ये याद रखना है। इसको आप कई बार इसको आप
बोलोगे तो याद हो जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, क्या है बेसिकली, काना कैमल जिल है, काना कैमल जिल है, ठीक है। ये देखो काना कैमल, ये देखो क्या था, पोटेसी, किसी और कलर से लिख देता हूं, और फिर नीचे क्या था, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां पे दिख जाएगा आपको बहुत क्लियरली, काना के, काना एन ए, कैमल एम जी, देखो ऐसे इसका पार्ट है, जिल जिंक है, आई एफ ई है, एल लेड है हाइड्रोजन, फिर कौन है आगे आओ, कॉपर एच जी ए जी आगे एन आओ, काना कैमल जिल है, कौन है आगे आओ, याद रखना है आपको। तो आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। इस चैप्टर के भी डिस्प्लेसमेंट में बहुत सी रिएक्शन और बहुत सी रिएक्शन में हेल्प मिलेगा, और मेटल जो चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें तो बहुत ही हेल्प करने वाला है ये रिएक्टिविटी सीरीज ही जान है उस चैप्टर की। ओके, तो हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देख लिया, और इसको याद करने का भी हमें ट्रिक पता लग गया, निमोनिक्स या ये इजिली याद करने का जो वे होता है वो देख लिया। वो क्या था, काना कैमल जिल है, कौन है आगे आओ। ओके, तो हमें पता लग गया कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये रूल है, राइट। सो एलिमेंट हायर इन द reactivity series can displace an element lower in the reactivity series from their compound, यही रूल है। तो आप खुद से अब कुछ भी बना सकते हो, सारे डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे चलो मैं लिखता हूं ZnSO4 जिंक सल्फेट, ओके, इसको मैं एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करा दूं, ये रिएक्ट क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कर पाएगा। काना कैमल, देखो कैमल एल ऊपर है जिल से, जेड जिंक ऊपर है, जिंक नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो एल्युमिनियम में क्या +3 है, एल्युमिनियम +3 होता है, SO4 2-, तो क्या बनेगा Al2SO4 थ्राइस प्लस जिंक। अगेन मैं बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंसिंग आप इजिली कर सकते हो, ओके, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि ZnSO4 राइट, और साथ में यहां पे आयरन ले लिया, देखो आयरन क्या है, देखो आयरन जिंक से नीचे है, काना कैमल जिल, जिल जेड जिंक, जिल आई आयरन, राइट, जिल एल लेड, राइट। तो जिंक जो है वो आयरन से ऊपर है, राइट, आयरन जो है जिंक से नीचे है, आयरन क्या है, जिंक से नीचे है, ये देखो। तो इसको आयरन अगर इससे नीचे है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको फिर Fe ने Zn को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, राइट, ठीक है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर खुद से देख सकते हो और सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलो एक दो एग्जाम्पल और लिख ले, आप खुद बता सकते हो, इनफैक्ट खुद से रिएक्शंस लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने हैं, इनमें से कोई भी लो आप मेटल, उसमें आप नाइट्रेट लगा दो, सल्फेट लगा दो, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लगा दो, या फिर आप कार्बोनेट लगा दो, सबका फॉर्मूला पता है, सबका निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, तो कंपाउंड बनाओगे, राइट। जैसे मैंने, चलो बनाते हैं पीबी लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3, पीबी पे क्या होता है 2+ होता है, नाइट्रेट पे -1 होता है, तो PbNO3 ऐसे लिख दिया। इसको रिएक्ट कराना है, अगर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देना है तो कोई ऊपर वाला लेना पड़ेगा। ऊपर चलो हमने ले लिया
मैग्नीशियम ले लिया, अगर हमने मैग्नीशियम लिया तो इसको रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगेन ये 2 क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, इसमें -1 होता है, तो यहां 2 यहां 1 और प्लस Pb। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, सारे के सारे रिएक्शन आप समझ चुके हो और आप लिख सकते हो। कोई भी कंपाउंड लोगे उसमें आप नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, जितने हैलाइड्स होते हैं वो, या कार्बोनेट, राइट, यही 4 ज्यादा हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है। सल्फेट, नाइट्रेट, सारे हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब, और कार्बोनेट। सबका चार्ज भी पता है, किस पे कितना माइनस होता है। मेटल से बनाओगे, उसके ऊपर वाला एक मेटल डालोगे तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आप चाहो तो खुद से 50 रिएक्शन लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के। इनफैक्ट एज एन असाइनमेंट ट्राई टू राइट 10 मिनिमम 10 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑन योर ओन। ठीक है, वो एक असाइनमेंट आप लिख लो और उसको पूरा करो। कैसे करना है वो ट्रिक मैंने बता दिया। कैसे आप कंपाउंड लिखोगे और उसके बाद एक एलिमेंट लोगे जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, कोई भी, जैसे कोई भी आप यहां ले लो, जैसे अगर रैंडमली कुछ भी ले लो, Fe ले लो, इसके साथ आप सल्फेट का बना सकते हो, कार्बोनेट का बना सकते हो, राइट, नाइट्रेट का बना सकते हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी, राइट, इसमें से कुछ भी बना सकते हो। और उसके बाद कोई भी ऊपर कर लोगे तो उसको डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करके कैसे बनाएगा, अगेन आपको पता है। तो आप ट्राई करो कि 10 या 20 डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन खुद से लिखो इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करके। ओके, ये हमने देख लिया। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वैसे अब सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल होंगे आप खुद से कर सकते हो, बट फिर भी जो बुक में दे रखा है और कुछ नए एग्जाम्पल्स मैं डिस्प्लेसमेंट का समझाऊंगा यहाँ पे। ओके, क्या दे रखा है? जिंक इन कॉपर सल्फेट। ओके, जिंक लिया और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और ये रिएक्शन क्या बनेगा? इसके लिए ये एक्वियस है। ये क्या है? ये पानी में घुला हुआ है, ठीक है। ये जिंक क्या है? सॉलिड है। तो आपने क्या किया? जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला और ये कॉपर सल्फेट एक्वियस है। एक और चीज साइड में आपको बता दूं जो मैंने बताया हुआ है, CuSO4 व्हाइट होता है, CuSO4.5H2O ये ब्लू होता है। ये हमने देखा हुआ है जब कलर को समझ रहे थे तो ये होता है। जब एक्वियस लिखा है, जब भी CuSO4 या FeSO4 एक्वियस होते हैं, जब वो पानी में घुले हैं, तो वहां पे एक्चुअली में ये होते हैं, ये CuSO4 5H2O होते हैं। वो एनहाइड्रस नहीं रहेगा, इसको एनहाइड्रस बोलते हैं। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। बट आप अगर एनहाइड्रस या ड्राई वाले CuSO4 को भी पानी में डालकर उसका सोल्यूशन बनाओगे, एक्वियस बनाओगे, तो इन रियलिटी वो CuSO4 5H2O बन चुका है और उसका कलर ब्लू होगा, ये हम जानते हैं, राइट। तो रिएक्शन में एक्वियस लिख दिया है, इसका मतलब है ये ब्लू होगा, ये इनफैक्ट ऐसा है, ठीक है। तो आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो CuSO4 और जिंक है, तो इसका कलर क्या होगा? कलर हमने इसका देखा हुआ है कि ये ब्लू होता है, CuSO4 एक्वियस। ये जिंक का कलर क्या होगा? सिल्वरी ग्रे। ये ग्रे होता है या सिल्वरी होता है? ग्रे। इसको आप डालोगे तो रिएक्शन क्या होगा? ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है या नीचे है? क्या होता है? काना, कैमल, जिल है, कौन है आगे आओ? जिल ऊपर है, कौन है आगे आओ? इस कॉपर नीचे है, राइट। तो जिंक अगर ऊपर है कॉपर से तो इसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनेगा? जिंक और सल्फेट का कंपाउंड बनेगा। जिंक और सल्फेट का कंपाउंड क्या बनेगा?
ZnSO4 बनेगा, क्यों? क्योंकि Zn+2 होता है, सल्फेट 2- होता है, तो ZnSO4 बनेगा और निकलेगा क्या? कॉपर, ये होता है। और ZnSO4 का कलर क्या होगा? अगेन हमने ये पढ़ा हुआ है, याद करोगे आप, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और जिंक के ये सारे के सारे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब के सब व्हाइट या कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो यहां ZnSO4 एक्वियस है। हमने क्या बोला था कि जो भी एक्वियस हो, सॉल्यूशन जिसका बना हो, तो उसको कलरलेस बोलते हैं। एग्जाम्पल समझाया था, NaCl जो सॉल्ट लेते हैं व्हाइट दिखता है, पानी में डालते हो कलरलेस होता है। तो जैसे पानी में डाला हुआ है एक्वियस है, ये ठीक से दिख रहा है ना? क्या फिर से अच्छे से लिख दूं? यहाँ पे दिख रहा है ठीक से? यहाँ पे क्या था ये? ZnSO4 है, और ये एक्वियस है प्लस कॉपर, ओके, प्लस कॉपर, ओके। तो ये ZnSO4 है, एक्वियस है, अगर पानी में घुला हुआ है तो ये कलरलेस बोलेंगे। अगर ZnSO4 का पाउडर लोगे तो व्हाइट होगा, राइट, बट यहाँ पे पानी में घुला हुआ है, ओके। तो हो क्या रहा है? जिंक लिया सॉलिड, उसको कॉपर सल्फेट, पता है ब्लू होगा, उसमें डाला, राइट। उसमें डालने पे क्या हो रहा है कि कॉपर निकल रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है। इसमें क्या होगा? तो बेसिकली ये देखो, कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल रहा है, यही हो रहा है ना? कॉपर सल्फेट से यही सॉल्यूशन क्या है? ये इसको आप देखोगे तो क्या है? ये जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट है, इसमें आप जिंक डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? इस कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल रहा है। इसमें जो CuSO4 था, CuSO4 से इसका कॉपर जाकर इस प्लेट में चिपक रहा है, कोई कॉपर निकल गया, राइट। और ये जो सल्फेट है इस जिंक के साथ इसमें ZnSO4 बना रहा है। तो ZnSO4 कलरलेस होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका ब्लू कलर कम होने लगेगा, ब्लू कलर कम होगा इसका, और क्योंकि कलरलेस बन रहा है, पानी समझ लो आप, पानी की तरह दिखता है ZnSO4 का सॉल्यूशन, राइट। तो ये कम ब्लू होता जाएगा। जब पूरा रिएक्शन करा दोगे और ज्यादा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट खत्म हो गया, तो ये एग्जैक्टली पानी की तरह हो जाएगा, कंप्लीटली कलरलेस हो जाएगा। जैसे स्टार्ट होगा रिएक्शन, इसमें कॉपर सल्फेट कम होता जा रहा है, क्योंकि इसके कॉपर निकलकर इसमें चिपकते जा रहे हैं, और इस रिएक्शन में क्या बच रहा है? ZnSO4 बच रहा है, और ZnSO4 कलरलेस होता है। तो धीरे धीरे इसका क्या कलर कम होता जाएगा। पहले ब्लू था, ब्लू से थोड़ा लेस ब्लू होगा, और होते होते ये पूरा कलरलेस हो जाएगा। बट इसका रिएक्शन जो है वो आप डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी कर सकते हो। कलर के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कौन किसका कलर क्या होगा, तो ये सब आपको थ्योरी से ही सब कुछ ऑलरेडी पता है, ओके। और एग्जांपल देखते हैं, सिमिलर रिएक्शन है, एक और देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? अब देखो, आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। अगेन ये कॉपर सल्फेट है, तो ये ब्लू है, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, इसका CuSO4 एक्वियस है, तो ये क्या होगा? ब्लू कलर होगा। इसमें आपने आयरन को डाला, तो क्या हो रहा है? Fe, तो मैं रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? और आप खुद से अब लिख सकते हो, मैं वैसे बता रहा हूं, बट जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है अब तक, उसको यूज करके आप ये सब खुद से अब लिख सकते हो, ठीक है। देखो, आयरन है Fe प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, इसमें क्या लिखोगे? सॉल्यूशन है तो एक्वियस, ओके। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगेन देखो, Fe ऊपर है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे, राइट, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो Fe ऊपर है कॉपर से, राइट। तो Fe कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4
एक्वियस अगेन एंड कॉपर निकल जाएगा। इसमें भी जो काम जिंक ने किया था वही काम यहाँ पे आयरन कर रहा है, राइट, Fe कर रहा है। सेम यहाँ भी Fe+2 है, यहाँ पे -2 है, तो FeSO4 बन गया, राइट, और कॉपर निकल गया। अगेन हमें क्या पता है, कलर के बारे में क्या पता है, कॉपर सल्फेट एक्वियस ब्लू होता है, फेरस सल्फेट एक्वियस ग्रीन होता है। सेम रीजन, एक्वियस होते हैं तो FeSO4 व्हाइट वाला नहीं है, व्हाइट पाउडर नहीं है, ये FeSO4.7H2 है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जब कलर कवर किया था, तो ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, कॉपर क्या होता है पता है, ये ब्राउन होता है। आयरन क्या होता है, ये ग्रे कह लो या सिल्वरी ग्रे, राइट, आयरन का जो कलर होता है। तो कलर भी आपको पता है, कलर लिख सकते हो आप, इक्वेशन लिख सकते हो, तो सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी थ्योरी से, रूल से कि क्या होने वाला है, ठीक है। और अगेन इसमें भी हीट निकलेगा, सब में जो भी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, राइट, तो हीट निकलता है, थोड़ा सा ये गर्म हो सकता है, तो हीट निकलेगा, सबके सब एक्सोथर्मिक है। इसमें वही हो रहा है कि इसमें देखो, अगर आप एक ये ब्लेड है, इस ब्लेड को आप डालते हो इसमें कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होकर कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड टू फेरस सल्फेट एक्वियस, फेरस सल्फेट एक्वियस, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, इसका कलर ब्लू होता है। तो ये ब्लू को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, और जो इसका जो कॉपर था, राइट, वो कॉपर बाहर निकल रहा है, इसमें देखो कॉपर बाहर निकलता है, तो कॉपर निकलकर इसको ब्लेड पे, जो ब्लेड काफी शाइनी और ग्रे शाइनिंग आयरन का कलर था, उसको ये देखो इसने ब्राउनिश कर दिया, बिकॉज इस पे कॉपर लग गया। तो ये एग्जांपल था। अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और देखते हैं। ओके, एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को कर लेते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वाइज ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, सिंपल लगेगा, अगर हमने अभी डिस्प्लेसमेंट समझ लिया है तो। ओके, इसमें बस टेक्स्ट बहुत ज्यादा है बट कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ओके, इसमें क्या बोला, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। देखो ऐसा जो आयरन नेल है, राइट, ऐसा ही 3 लिया हुआ है, राइट, सॉरी, ओके, ऐसा 3 आयरन नेल लिया हुआ है। ओके, ठीक है। ओके, और उसको बोल रहा है कि रब इट विथ सैंड पेपर, राइट, जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया था उसको भी हमने सैंड पेपर से रब करके क्लीन किया था, वैसे ही आयरन को भी यहाँ पे सैंड पेपर से आपको क्लीन करना है। रीजन भी सेम है। क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं अगर आप रखे हुए हैं तो वो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। जैसे आयरन के केस में इसको रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग हो जाता है। तो वो जो ऑक्साइड का लेयर होगा वो रिएक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि वो एक लेयर बन गया है, राइट। तो इसके लिए आप उसको क्लीन कर लेते हो, क्योंकि उसमें एक ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्लीन इट, राइट, और रब विथ सैंड पेपर, इसलिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब बोला टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड A and B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लिया आपने और दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, take 2 iron nails and a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution test tube for 20 minutes. Okay, और after 20 minutes take them out, compare the intensity of blue color. Okay, in fact जो हमने पढ़ा है जो जस्ट पहले, राइट, कि आयरन इन कॉपर सल्फेट, उसी का एक्टिविटी है। तो आप ऑलरेडी अब जानते हो क्या होने वाला है और क्या होगा, राइट। अगर आयरन को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बनेगा, जो कलर इसका ब्लू होगा, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट होगा और कॉपर निकलेगा। तो बेसिकली रिएक्शन वाइज आप इसको समझ चुके हो, बस एक्टिविटी में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। ओके, तो 3 नेल लिया था, तीनों को क्लीन किया, सभी क्या थे, आयरन के थे, सब आयरन के थे, यहां भी ये सब आयरन है। इसमें डाला है, इसमें कॉपर सल्फेट CaSO4। ओके, जब कॉपर सल्फेट वाले में
आप आयरन को डालोगे और इसको 20 मिनट्स तक छोड़ोगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर इसका ब्लू कलर कम होगा और ग्रीनिश में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट से ये फेरस सल्फेट बनेगा और ये क्या होगा, ये जो कील है या जो नेल है, राइट, ये आपका ब्राउनिश बन जाएगा क्योंकि इस पे कॉपर का लेयर आ जाएगा। और इस एक्टिविटी में इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। बेसिकली इन्होंने देखोगे, इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है, राइट। तो आपने बी में आपने नेल्स डाला, बी में आपने आयरन ऐड किया है, ए को आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, राइट। इसमें भी कॉपर सल्फेट था, इसमें भी कॉपर सल्फेट था। ये कॉपर सल्फेट एज इज रह जाएगा, ब्लू का ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है, तो कॉपर सल्फेट ब्लू ही रहेगा। एक दूसरे में जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आपने 2 नेल्स डाले हैं, ये देखो 2 नेल्स डाले हैं, ये बी है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ओके, और ये टेस्ट ट्यूब बी है। तो बी का क्या होगा? बी का कलर ये ब्लू से कम होकर ग्रीनिश की तरफ जाएगा, ये ब्लू से कम होकर ग्रीनिश की तरफ जाएगा, राइट। और एक और नेल लिया हुआ था, ठीक है, और देखो आपने 3 नेल लिया था, 2 नेल को इसमें डाला, राइट, और एक नेल बाहर रखा था। तो जो बाहर रखोगे उसका कलर तो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऐसी नेल आयरन नेल है, राइट, वैसे वैसे ही है। जो नेल अंदर आप डाले हो उस पे क्या होगा? उस पे क्या होता है? जो रिएक्शन था Fe प्लस CuSO4, ये क्या बनाता है? FeSO4 प्लस Cu। तो जो Cu है, राइट, Cu जो बनता है वो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ब्लेड वाले एग्जांपल में भी देखा था, जो यहाँ से कॉपर निकलेंगे, कॉपर सल्फेट का कॉपर निकलता है, राइट। कॉपर सल्फेट का कॉपर निकलकर कहाँ पे जाता है? जो आयरन रॉड या आयरन का ब्लेड डालो उस पे जाएगा, या आयरन का नेल रखो, आयरन का रॉड रखो, जो भी रखोगे उस पे जाकर कॉपर चिपक जाएगा, तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ये देखो, तो इसलिए ब्राउन हो गया है। बेसिकली आप नॉर्मल इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड किए बिना आप एक बीकर में कॉपर सल्फेट लो तो वो ब्लू कलर होगा, उसमें आपने नेल डाल दिया, उसमें आपने नेल डाला है, तो उससे क्या होगा? रिएक्शन होगा, ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा फेरस सल्फेट। देखो ये फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन हो जाएगा, ये क्या था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट विल चेंज टू फेरस सल्फेट सोल्यूशन में रिएक्शन करके, तो ये ग्रीन हो जाएगा ब्लू से, और जो आप पार्ट अंदर डाले हो उस पे आयरन पे कॉपर जाकर चिपक जाएगा। तो आप बाहर निकालोगे इसको, देखो ये क्या है? इसमें रिएक्शन नहीं हुआ है, बाहर था, ये जो पोर्शन बाहर था ये क्या है? स्टिल आयरन है, राइट। आयरन जो कि शाइनी सा ग्रे कलर है, टिपिकल जो आयरन का कलर होता है वो है, और इसके नीचे जो ये सब था इस पे कॉपर का एक लेयर चढ़ गया, ये देखो ब्राउन हो गया। तो ऐसा होता है रियलिटी, ओके, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही। लेड इन कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हैं? लेड क्या होता है? Pv, ओके, Pv प्लस कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर क्लोराइड CuCl2। क्यों होगा? कॉपर क्लोराइड Cu जो है वो +2 है, क्लोरीन क्या है? -1 है, तो 2 इधर आएगा, 1 इधर आया और CuCl2 बन गया। और ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका स्टेट क्या होता है? एक्वियस, पानी में है, घुला हुआ है। तो क्या बनेगा? PbCu को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो क्या होता था? काना कैमेल जिल है, काना कैमेल जिल है, जिल एल लेड, Pv काना कैमेल जिल है, हाइड्रोजन तक ये होता था। फिर क्या होता था? कौन है, आगे आओ, राइट, आगे आओ, AU, राइट, ये होता था। काना कैमेल जिल है, कौन है, आगे आओ। तो अब देखो PV किधर है? PV यहाँ पे है, और
Cu यहाँ पे है, तो Pb Cu के ऊपर है, राइट। नीचे वैसे नीचे चार क्या होते हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। Pb अगर ऊपर है तो ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो क्या होगा इसमें रिएक्शन में, Pb ने डिस्प्लेस किया तो क्या बनेगा, PbCl2, Cl2 क्यों बना, अगेन Pb का +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, तो PbCl2 बनेगा और प्लस Cu। ओके, बाकियों का भी स्टेट लिख दूं। एक का स्टेट तो लिखा था क्वेश्चन में ही, सॉल्यूशन दे रखा है तो मतलब एक्वियस है। ओके, लेड क्या होता है, सॉलिड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स इनसॉल्युबल होते हैं पानी में और वो सॉलिड के फॉर्म में ही रहेंगे, तो लेड भी एक मेटल है, तो आप सॉलिड लिख सकते हो। PbCl2 क्या है, कॉपर अगेन मेटल है, सॉलिड होगा। PbCl2 क्या होगा, PbCl2 NCERT में आपको दे रखा होगा एक्वियस, इसकी सॉल्यूशन, राइट, जो इक्वेशन देखोगे, राइट। बट ये बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, बहुत ही स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ये जो PbCl2 है दैट इज स्पैरिंगली, इसको बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल, या इसको बोल सकते हैं कि ये मोस्टली इनसॉल्युबल ही है। बहुत ही कम पोर्शन होता है जो कि सॉल्युबल होता है और बाकी ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ओके, बट ये आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है एक्वियस, क्योंकि ये बहुत ही स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। अभी हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी रूल, उसमें भी समझेंगे कि कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होता है, कौन सा नहीं सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये दो इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, इसलिए इसको एक्वियस एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ओके, कलर पे आते हैं। लेड है, CuCl2, इसका कलर क्या होता है, राइट, ये ब्लूइश ग्रीन होता है, राइट, ब्लू ग्रीन। इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है CuCl2 एक्वस का, राइट। PbCl2 का कलर क्या होता है, लेड का हमने सारा देखा हुआ है, लेड में बस PbI2 जो होता है, PbI2 का येलो कलर होता है, राइट। बाकी सल्फेट का, नाइट्रेट का, राइट, सारे हाइलाइड्स, राइट, उनका कलर क्या होता है, उन सबका कलर व्हाइट ही होता है, और अगर सॉल्युबल होंगे तो वो कलरलेस होंगे। अगेन हमने कलर वाले स्लाइड में देखा हुआ था। तो PbCl2 क्या हो जाएगा, ये व्हाइट होगा। आपको याद क्या रखना है, PbI2, मैं बार बार बोलता हूं, ये डिफरेंट वीडियोस में आएगा, डिफरेंट क्लासेस में आएगा कि PbI2 और AgBr ये येलो होते हैं। ओके, तो ये व्हाइट होते हैं, ये कॉपर तो ब्राउन होता है। लेड का कलर टिपिकल कह सकते हो ग्रे टाइप का होता है, बेसिकली मेटालिक कलर होता है, ग्रेइश मेटालिक। तो ये लेड को जब आप कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हो तो ये रिएक्शन है। ओके, तो हमने एक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट में बात की कि सारी की सारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो वाई जनरली या मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपके कोर्स में पढ़ना है वो सारे के सारे, राइट। सो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो क्यों होते हैं उसको देखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहले भी देखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप चाहो तो 100-200 लिख सकते हो, राइट। कैसे लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। कोई भी एक मेटल उठाओगे आप, उसका नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी लिख दो, राइट, और उसको किसी और मेटल जो उसके ज्यादा रिएक्टिव हो उसे डिस्प्लेस करवा दो। तो वही करता हूं मैं, चलो लिख दिया, चलो यहाँ पे ZnSO4। ओके, अब जिंक से ऊपर का कोई मेटल ले लेते हैं, चलो मैं सोडियम ले लेते हैं। काना ऊपर है, पोटेशियम एंड सोडियम, काना KnNa ऊपर है। तो सोडियम को इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Na2SO4, क्योंकि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहां से और इसका प्लेस ले लिया, प्लस जिंक, और जिंक बाहर निकल गया। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड क्या था यहाँ पे जो बॉन्ड था वो जिंक और
जो सल्फेट था, राइट, ये सल्फेट और जिंक के बीच बॉन्ड है, सल्फेट है 2- और ये था 2+, और इनके बीच कुछ बॉन्ड था, राइट। यहाँ पे क्या है, सोडियम है और अगेन सल्फेट है के बीच बॉन्ड है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ये मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है, इनको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है इनको बॉन्ड बनाने की, या ज्यादा जरूरत है बॉन्ड बनाने की। इससे जो ये देखो सोडियम और जिंक में सोडियम को बहुत ज्यादा जरूरत फील होती है कि ज्यादा मुझे बॉन्ड बनाना है, राइट, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव है तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, राइट। जिंक ऑन द अदर हैंड, ये जो बॉन्ड बनाएगा वो इससे वीकर बॉन्ड बनाएगा। तो ये मोर रिएक्टिव है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, राइट, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया जो सोडियम है। ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है तो ये वीकर बॉन्ड हुआ, वीकर बॉन्ड, वीकर देन दिस जो इधर बन रहा है। तो यहाँ पे सोडियम और सल्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो जिंक और सल्फेट के बीच बॉन्ड रहा है वो लेस स्ट्रॉन्ग है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब बॉन्ड बनती है, राइट, बॉन्ड के बनने से में एनर्जी का रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड का बनना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड का फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ऑन द अदर हैंड जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, राइट, तो उसके लिए एनर्जी देना होता है, ठीक है। तो यहां पे ब्रेक करने के लिए ये वीकर बॉन्ड है तो इसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें जो एनर्जी हमने दिया जो, राइट, इसमें एनर्जी कुछ दिया, कुछ इनपुट किया और इसमें एनर्जी निकला, यहाँ पे बॉन्ड बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ, यहाँ पे बना। तो ब्रेक होने में जितना एनर्जी निकला है, राइट, लेट्स से थोड़ा एनर्जी निकला है, एनर्जी हमें देना पड़ा। जब बॉन्ड बना है तो जो एनर्जी निकला है वो ज्यादा बड़ा है, जो यहाँ पे एनर्जी वो ज्यादा है, यहाँ पे जो एनर्जी देना पड़ा हमें उससे ज्यादा निकल गया। तो जितना दिया उससे ज्यादा निकल रहा है, मतलब नेट क्या होगा, टोटल एनर्जी निकलेगा। तो यही रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ द, या जनरली आपके सिलेबस में तो सारे के सारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव आइटम है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो हो क्या रहा है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल बॉन्ड बना रहा है। जब ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने के में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। वीक बॉन्ड को टूटने में एनर्जी जो चाहिए वो कम चाहिए, तो कम चाहिए इधर, एनर्जी इसको कम दिया और ज्यादा निकला, कम दिया ज्यादा निकला, तो टोटल क्या हुआ, पूरे में एनर्जी निकला। तो ये कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसीलिए एक्सोथर्मिक होते हैं। ओके, कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब है जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, राइट, जिंक के छोटे छोटे पीस है, राइट, पार्टिकल्स है, राइट। जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कैनोनिकल फ्लास्क, ये कैनोनिकल फ्लास्क होता है, राइट, ऐसा शेप का। और टेस्ट ट्यूब भी आप ले सकते हो, राइट। और इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है, अगेन HCl या H2SO4, कोई एक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 डाला। ऑफ कोर्स ऑलवेज हैंडल एसिड विथ केयर, उसमें क्या होता है, क्योंकि अदरवाइज इट कैन बर्न योर स्किन, राइट, हार्मफुल होता है। हम पढ़ेंगे एसिड का बहुत सी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट चैप्टर में। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? टच द कैनोनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? ओके, तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, जो हमने केमिस्ट्री समझी है उससे देखते हैं क्या क्या होगा। तो जिंक को डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्या हो रहा है, जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl लिख रहा हूं मैं बट डाइल्यूट है, ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या रिएक्शन होगा। अब देखो, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है,
तो जिंक भी आप वो देखोगे काना कैमल जिल है इज हाइड्रोजन, जिल जेड इज जिंक। तो जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो इसको डिस्प्लेस करेगा। तो रिएक्शन तो होगा और क्या बनेगा, जिंक और क्लोराइड, जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा। तो वो हो जाएगा ZnCl2। अगेन क्यों हुआ आपको पता है, +2 -1, तो ZnCl2 बना और H2 निकलेगा, राइट। हाइड्रोजन है तो H2 निकल गया। कोई मेटल होता था तो सिर्फ M निकलता था, यहाँ पे NaCl होता तो N निकलता था, Na2 नहीं। हाइड्रोजन है तो H2 निकलेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा रिएक्शन हो गया। अब देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक होगा। पहली चीज हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर टच करोगे कैनोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को तो वो गर्म तो होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो हमें थ्योरी से ही पता है, रूल से ही पता है। आप एक्टिविटी करोगे उसमें भी आप टच करोगे तो गर्म हो, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। ओके, और क्या हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, देखो ये गैस है। सबका स्टेट लिख लेते हैं, सबका स्टेट लिखते हैं। जिंक क्या है, मेटल, मोस्ट मेटल्स सॉलिड, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। HCl एक्वियस होंगे, राइट। HCl का सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूटेड लिया तो इसमें और ज्यादा पानी मिलाया हुआ है, राइट, HCl। ZnCl2 ये भी एक्वियस है और H2 गैस है। गैस को आप अपवर्ड एरो भी दिखाते हो, राइट, यहाँ पे G भी लिख सकते हो या ये। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो अब क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इस रिएक्शन की वजह से जिंक पे HCl जा रहा है तो ZnCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, राइट। तो ये आप देखोगे कि ये बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 के बबल्स निकल रहे होंगे, यहाँ पे H2 निकल रहे होंगे, ये देख रहे हैं बुलबुले, बबल्स होते हैं, बुलबुले होते हैं, राइट, वो हाइड्रोजन के निकलेंगे। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करोगे, अराउंड जिंक हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, राइट। ओके, ये आपने टेस्ट भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, राइट, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज वन इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यही पे हो रहा है, देखो यहाँ पे, ये भी एक एग्जांपल है जिसमें गैस इवॉल्व हो रहे हैं, इसमें इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बबल्स, हाइड्रोजन की वजह से बबल्स दिखेगा, क्योंकि गैस पानी पे नीचे से ऊपर आ रहा है, क्योंकि जिंक है नीचे बैठा हुआ है, तो नीचे से गैस निकला और बबल्स के फॉर्म में ऊपर गया। और ये गर्म क्यों होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ओके, नाउ ये सब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि हमने समझ लिया कि हो क्या रहा है, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction. Okay? इसमें रिफाइनरी की बात करी है, जिसमें आप सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसमें बोल क्या रहा है, कॉपर मेटल से, कॉपर को यूज करके सिल्वर नाइट्रेट से आप सिल्वर निकाल रहे हो, यही कर रहे हो ना। सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली हमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसको AgNO3 लिखोगे, AgNO3 2 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि Ag का +1 NO3 का -1, तो इसका फॉर्मूला AgNO3 होगा। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इससे आप Ag बना रहे हो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट से Ag बनना चाहिए। ओके, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। तो इसमें कॉपर मिलाया, हमने कॉपर मिलाया, अगेन कॉपर सॉलिड, राइट, कॉपर मिलाया इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, हमें पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज में भी जाओगे तो कॉपर किधर है, नीचे है, कौन है, आगे आओ, Cu नीचे था, Cu, फिर मर्क्यूरी था, कौन है आगे, इज AgNAu, राइट। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इसको डिस्प्लेस करेगा,
तो यहाँ पे Ag निकला और क्या बनेगा CuNO3 ट्वाइस Q, तो कॉपर +2 है, ये -1 है। ओके, तो ये रिएक्शन बनेगा। अब ये एक्वियस होगा, ये सॉलिड है। मोस्ट मेटल्स को आप सॉलिड लिख सकते हो। ओके, ये एक्वियस है, प्रेसिपिटेट नहीं है, ये सब आगे आएगा जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना पड़ेंगे तो एक सॉल्युबिलिटी चार्ट देखेंगे जिससे पता लगेगा कि ये सॉल्युबल होता है। वैसे सारे के सारे जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बट अभी ये बता रहा हूँ। तो आप रिएक्शन खुद से लिख दोगे और उसका स्टेट भी क्या होगा आप खुद से लिखोगे, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। ओके, और बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द रीजन के साथ आप उसका चेंज इन कलर क्या हुआ ये बताना है। सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, ये हमने एक्टिविटी में पढ़ा है कि हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था AgCl और इसको सनलाइट में छोड़ने से फोटोलिसिस हो रहा था या डिकम्पोजिशन बाय लाइट हो रहा था और Ag और क्लोरीन गैस निकल रहा था, ये देखा था। और AgCl का कलर वाइट होता है। ओके, कैसे याद रखोगे मैंने बताया हुआ है। Ag, Pb, जिंक, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इन सारे मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इतने सारे कंपाउंड के कलर में बस AgBr और PbI2 येलो होता है। जो कॉम्बिनेशन बताया था आप वो वीडियो देखोगे पता लगेगा कि बस AgBr और PbI2 ये येलो होते हैं, बाकी सब वाइट या कलरलेस होते हैं। किस कॉम्बिनेशन में? सबके लिए Pb, Ag, जिंक, ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 2 मेटल, इन सब के सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में बस ये येलो होते हैं, बाकी व्हाइट होते हैं। तो AgCl व्हाइट होता है, Ag सिल्वरी या ग्रे, तो ग्रे होता है। तो क्लोरीन है जो कि बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में। ये मैंने पढ़ा हुआ है क्लोरीन, ये वैसे इसका कलर येलो होता है, ये भी आपको बताया हुआ था। ओके, पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इनटू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अगेन क्या था ये? सेकेंड बी की बात करूं तो जिंक लिया और इसको फेरस सल्फेट FeSO4 एक्वियस, जैसी सॉल्यूशन बोलते थे एक्वियस में डिप किया। अब देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आप देखोगे तो जिल वही है ना, जिंक, आयरन, लेड, जिल। तो जिंक ऊपर है आयरन से, तो डिस्प्लेस करके क्या बनाता था? ZnSO4 प्लस Fe। अगेन FeSO4 क्यों हुआ? +2 - 2, ZnSO4 क्यों हुआ? ये भी +2 - 2 है, तो ये बनाता था। और हमने और कलर में पढ़ा हुआ था, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है और ZnSO4 कलरलेस होता है। ये सब हमने कलर वाला लिस्ट में देखा हुआ है। इनफैक्ट कलर का जब कलर वाला वीडियो आप देखोगे तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ गया है क्यों, कौन, क्या क्या है, कितना आपको याद रखना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि हर इक्वेशन को रटना है, इन सब का एक रूल बुक आपको दे दिया गया है पहले ही। तो इसमें कलर क्या हो गया? जैसे आप जिंक को डिप करोगे फेरस सल्फेट में तो सॉल्यूशन ग्रीन से कलरलेस बनने लगेगा। तो पहले वो ग्रीन होगा, फिर और कम, थोड़ा कम ग्रीन, लेस ग्रीन, एंड होते होते बाद में वो कलरलेस बन जाएगा जब पूरी रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन रिएक्शन। अगेन बाय द वे इस क्वेश्चन में ओके पहले सी भी कर लेता हूं। सी क्या? कॉपर पाउडर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। कॉपर पाउडर को लिया और स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, ये क्या बनता था? सॉरी, कॉपर पाउडर, राइट? व्हेन कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, तो इसमें क्या होता था? Cu प्लस O2 क्या बनता था? CuO। इसमें हम पढ़ा हुआ था हमने, ये कॉपर को जब गर्म करते हो, इसमें कॉपर के फाइन पाउडर को आप गर्म करते हो, ये भी एक्टिविटी में भी देखा है। तो इससे ये CO बनता है जो कि ब्लैक होता है। इसका भी कलर वाले में बताया जा चुका है
कि CuO को ब्लैक याद रखना है। 2-3 कंपाउंड का कलर आपको बताया था, ऑक्साइड का भी CuO बताया था, PbO बताया था येलो है, MgO वाइट है, राइट। कुछ ऑक्साइड्स बताए थे, Fe2O3 जो रस्टिंग होता है वो ब्राउन होता है। तो 3-4 ऑक्साइड इसमें पढ़ना है जो कि एक जगह आपको बताया जा चुका है। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, राइट, ओके। ये भी रिएक्शन पड़ा हुआ है, ओके। तो इसमें ये बनता है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सिंस ये रिएक्शन होता है कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक है, ठीक है। ये तो कलर की बात हो गई, आप सारे रिएक्शन देकर सबका कलर बता दोगे, राइट। तो ये हो गया। बट एडिशनली देखो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये पहला वाला एंडोथर्मिक, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, यू नीड टू गिव एनर्जी, राइट, एनर्जी उनको चाहिए, ओके। दूसरा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ओके। ये क्या है, अब ये देखो ये क्या है, Cu प्लस O2 CO क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगेन एक्सोथर्मिक। ये सब हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन हमें पता है कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, अगर डिकम्पोजिशन होगा तो एंडोथर्मिक होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो भी एक्सोथर्मिक होगा, ओके। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या सीख चुके हैं। हम डिटेल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीख चुके हैं, कवर कर चुके हैं, राइट। फुल कॉन्सेप्ट कब होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, वो कब होता है, क्यों होता है, कब नहीं होता है, राइट, ये सब आ चुका है, राइट। व्हाइट हैपेंस, व्हाइट इज एक्सोथर्मिक, राइट, ये भी हमने देखा। रिएक्टिविटी सीरीज को समझा और सारे एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज एक्सरसाइज हमने कवर किया। प्रीवियस बोर्ड को कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे वो कवर हुए, और आप नए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खुद से लिख सकते हो, ये भी सिखलाया गया, उसका एक मेथड सिखलाया गया।